जय हिंद बच्चों, वेलकम टू प्यारेज द फ्यूचर एकेडमी। बच्चों, हम लोगं ने कल पहला चैप्टर अपना स्टार्ट कर दिया था, जिसको आपको पता है कि पहला जो चैप्टर था वो है वास्तविक संख्या। कल हम लोगों ने बेसिक डिफिनेशंस परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, इनके बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल हम लोगों ने सारी डिफिनेशन देख ली थी। अब उसमें में से कुछ पॉइंट है जिनको आप फिर से देख लीजिएगा। जैसे चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या। रियल नंबर, ठीक है। अब इस वास्तविक संख्या को अगर हम देखें कि वास्तविक संख्या क्या होती है बच्चा, तो वास्तविक संख्याओं को हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये होता है। तो ये जो वास्तविक संख्या होता है इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट आप समझिएगा। जैसे हम दशमलव की बहुत सारी संख्याएं देखते हैं ना, जैसे दशमलव की संख्याओं को हम ऐसे लिखते हैं 0.32। एक प्रकार ये हो गया लिखने का। दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 2.14573 डॉट 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 डॉट। दूसरा प्रकार हो गया। तीसरे तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि 3.474747 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखना यह है बच्चा कि इसमें दशमलव में कभी कभी एग्जाम में आपसे एमसीक्यू बन सकता है कि आप इनमें में से बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से इसको देखेंगे, 2 मिनट में चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखिए, अगर आप ध्यान से तीनों को देखेंगे तो जैसे पहले के बारे में हम बात करते हैं, ये वाली संख्या के बारे में जिसको हमने लिखा है 0.32। इसका मतलब ये है बच्चा, देखो 32 के बाद कोई भी संख्या और लिखी नहीं है। 3-2 के बाद ये संख्या को हम कह सकते हैं ये संख्या जाके रुक गई है। 3-2 पर जाकर ये रुक गई है, 2 के बाद और संख्या नहीं आ सकती। लेकिन इसको जब देखेंगे तो ये देखिए 1 4 5 7 3 9 डॉट डॉट का मतलब ये लगा है कि ये संख्याएं और आती जाएंगी। 9 के बाद कुछ और संख्या आ सकती है, फिर उसके बाद कोई और संख्या, फिर उसके बाद कोई और संख्या। इसमें ध्यान से देखिए ये लिखा है 3.474747 डॉट डॉट डॉट। इन दोनों में अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो इसमें भी डॉट डॉट लगा है, मतलब ये संख्या अनंत तक जा रही है। इसमें भी डॉट डॉट लगा है, ये संख्या अनंत तक जा रही है। फिर दोनों में फर्क क्या हुआ, डिफरेंस क्या है दोनों में? तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर 1 4 5 7 3 9, यहां पे कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। संख्या रिपीट नहीं होगी और संख्या का पैटर्न, दो चीजों को ध्यान दे। जैसे देखिए यहां पे 4 7 4 7 4 7 यही आ रहा है, आगे भी क्या आएगा? 4 7 4 7 4 7 ही आएगा, उसके अलावा कोई और नहीं आएगा। लेकिन यहां पर बच्चा कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहां पे संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं, बट यहां पे संख्याएं रिपीट हो रही है। संख्याएं रिपीट हो रही है या संख्याओं का जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 7 4 7 4 7 रिपीट हो रही है। तो आपको यही देखना है, इसमें में से कुछ संख्याएं परिमेय होंगी और कुछ संख्याएं अपरिमेय होंगी। कौन संख्या परिमेय होगी उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो संख्या दशमलव के बाद एक 4 अंक बाद, 5 अंक बाद, 6 अंक बाद जाकर रुक जाती, किसी भी अंक के बाद जाकर रुक जाए, उसके बाद वह आगे ना बढ़ पाए, जैसे 3 2 अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी परिमेय संख्या होती है। ये हमारी कैसी संख्या होती है? ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ये दोनों अनंत तक जा रही हैं, लेकिन ये जो संख्या है, ये जैसे 3.47 है बच्चा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.47। कोई भी नंबर जब अनंत टाइम रिपीट होने लगता है, कोई भी पैटर्न जब अनंत टाइम रिपीट होता है, तो उस पर हम बार भी लगा सकते हैं। मतलब 3.47 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 3 दशमलव, अब 4 7 पे बार है ना, इसका ही मतलब होता है 4 7 4 7 4 7, कहां तक भाई साहब? इनफाइनाइट तक होता है। तो चाहे इसको इस प्रकार से आप लिखिए, चाहे इस प्रकार से, दोनों का मतलब सेम होता है। तो जिस संख्या पे बार लगा रहता है, जिस संख्या पर बार लगा रहता है, वो संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये वाली जो संख्या बच्चा हो जाएगी, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी।
अब जो बच गया, मतलब इसको ध्यान से देखिए, ये संख्या ना तो रिपीट हो रही है ना तो खत्म हो रही है। देखिए ये जो 1 4 5 7 3 9 है, ये संख्या ना तो रिपीट हो रही है, ना ऐसा उम्मीद है कि ये किसी अंक पे जाके रुक जाएगी, रुकेगी नहीं, चलती जाएगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम कह दे देंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर से समझिए, देखिए दशमलव के बाद संख्या जाके रुक जाए, 4 अंक बाद रुक जाए, 5 अंक बाद रुक जाती है, डॉट डॉट नहीं लगा है, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर डॉट डॉट नहीं लगा है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आया? दूसरा, कभी कभी क्या होता है, डॉट डॉट लगा भी रहता तब भी वो परिमेय होगी। तो डॉट डॉट लगा है परिमेय तभी होगी जब वो संख्या रिपीट होने लगेगी, संख्याओं का जो क्रम है रिपीट होने लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4 7 4 7 पे डॉट डॉट लगा है, लेकिन संख्याएं रिपीट हो रही, 4 7 4 7 4 7 रिपीट हो रही है, इसलिए इस प्रकार की संख्या को हम कह देंगे ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें देखो भैया, इसमें ना तो संख्या रिपीट हो रही है ना संख्या कभी खत्म होगी, इसलिए इस प्रकार की संख्या को आप अपरिमेय संख्या कह देंगे। समझ में आ गया? तो बस यही, इन्हीं से हम अगर वास्तविक संख्या की डिफिनेशन को बनाएं तो ये कह सकते हैं कि ये वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। हम लोग जितनी भी संख्याएं लगभग इस्तेमाल करते हैं सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। एक और संख्या होगी काल्पनिक संख्या, लेकिन वहां पे देखिए, जैसे अगर आपसे कोई कह दे वास्तविक संख्या, कोई आपसे पूछे तो कह दीजिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के जो समूह होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या हमने बोला? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जो एक ग्रुप होता है, परिवार होता है, सेट होता है, वही हमारा होता है वास्तविक संख्या। और इनके अलावा जो संख्या बच जाएंगी वो हो जाएंगी काल्पनिक संख्या। समझ में आ गया? अब देखिए वास्तविक संख्या की एक चीज मैं पहचान करने के लिए बता देता हूं। कोई भी संख्या है, जैसे कोई मैंने यहां पर लिख दिया 3, मैंने यहां पर लिख दिया बच्चा 3, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? मैं पूछता हूं कि क्या ये वास्तविक संख्या है? तो कोई भी संख्या है अगर उसका स्क्वायर निकाल दीजिए, जैसे 3 है, जैसे बच्चे यहां पे 3 है, तो 3 का आप लोग स्क्वायर निकाल दीजिए, 3 का स्क्वायर निकालिए। तो 3 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं और आंसर धनात्मक आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल दीजिए और उसका अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या होती है। फिर से सुन लीजिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालिए, अगर वह पॉजिटिव आ गया तो आपका वास्तविक संख्या हो जाएगी, अगर वो निगेटिव हो गया तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया? देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए आप, आपके दिमाग में जो भी, जैसे -3 ले लीजिए। अब -3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर, तो -3 को आप ऐसे लिख सकते हैं -3 इंटू -3। समझ में आ रहा है? अब -3 और -3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो आप प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते। माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब -3 भी कैसी संख्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर ये वास्तविक संख्या हो जाएगी। वास्तविक संख्या क्यों होगी? कभी कोई आपसे पूछता है कि वास्तविक संख्या की पहचान आप बताइए, तो आप उसकी एक लाइन में पहचान बता दीजिएगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर अगर हमको पॉजिटिव नंबर मिलता है तो वह वास्तविक संख्या होती है, अगर पॉजिटिव नंबर नहीं मिलता है तब वो वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो अगर वो वास्तविक संख्या नहीं होगी तब क्या होगी? तब वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप देखो, आप अब आपको ऐसा लग रहा होगा किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो धनात्मक ही तो आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि माइनस का करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला तो ऑलरेडी प्लस में है। तब क्या है? तो देखिए ऐसे भी कुछ संख्याएं आपको मिलेंगी, जैसे यहां पे देखिए -√2, ठीक है, इसका अगर आप लोग स्क्वायर करिए, ये -√2 लिखा है, जो अंडर रूट होता है इसके अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर आ जाता है तो ध्यान से देखिए, अगर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं -√2 इंटू -√2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज पता होगा, किसी भी नंबर, जैसे यहां पे समझिएगा, इधर देखिए, जैसे मैंने कहा √3 इंटू √3, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप समझिएगा अगर सेम नंबर रूट में रहते हैं तो इनका आंसर यही नंबर हो जाता है। तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। √4 का अगर आंसर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। √5 इंटू √5 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया? 5 आ जाएगा। सेम उसी टाइप से बच्चा अगर यहां पर आप करने जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -2। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -2, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका -2।
तो -2 का जब -√2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -√2, सॉरी ये इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, ये अंडर रूट नहीं रहेगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2। समझ में आ गया? तो यही चीज समझना है, ये जो निगेटिव बाहर लगा है इसको आप अंदर लगा लीजिएगा। ये यहां पे निगेटिव रहेगा, ये रूट के अंदर दोनों निगेटिव रहेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो ध्यान से देख रहे हैं, ये सारे नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो धनात्मक संख्याएं मिल रही, लेकिन जैसे ही इसका स्क्वायर किए तो ऋणात्मक संख्या मिल गई। अगर ऋणात्मक संख्या मिल गई इसका मतलब ये है कि यह जो -√2 ये आपकी वास्तविक संख्या नहीं है। तब ये कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे सर ये काल्पनिक संख्या है। तो उम्मीद है कि आपको वास्तविक संख्या समझ में आ गई होगी, और जो दशमलव प्रसार होता है इनमें कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय होती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर इतना बात समझ में आ गई है तो हम लोग अब आगे चलते हैं अगला टॉपिक पे। ये देखिए, कल हम लोग इससे पहले जितना पार्ट था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। ये देखिए, ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ लिया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको पढ़ लिए थे। अब इसके आगे हम बात करेंगे। देखिए जरा, अब यहां से थोड़ा सा अवेयर हो जाइएगा, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर आपको जो दिया गया है ये आपको पढ़ना है एलसीएम। तो देखिए इधर एलसीएम, ठीक। देखिए यहां पर एलसीएम का फुल फॉर्म आपको लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये याद रहना चाहिए आपको। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बट कभी कभी कोई पूछ लेता है कि एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए, तो आप उससे बता सकते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहां पे देखिए, कोई भी संख्या है, अगर मुझे उसका एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, हम कोई दो संख्याएं ले लेते हैं, 3 संख्या, कितनी भी 2 संख्या ले सकते हैं, 3 संख्या ले सकते हैं, 4 संख्या ले सकते हैं, उनका हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर मैं 2 संख्या लेता हूं, 10 और 20, इसका हमको निकालना है एलसीएम, तो निकालते हैं। देखिए इसके अगर फुल फॉर्म पे जाएंगे बच्चा, तो यहां पे लिखा है मल्टीपल। क्या लिखा है, मल्टीपल। किसका मल्टीपल, जिस नंबर का हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं उसका मल्टीपल, ठीक है। किसका मल्टीपल, जिस नंबर का एलसीएम निकालने जा रहे हैं। तो किस नंबर का हम लोग एलसीएम निकालने जा रहे हैं, 10 और 20 का, तो 10 का भी मल्टीपल लिख दीजिए, 20 का भी मल्टीपल लिख दीजिए। फिर उसके आगे की कहानी बता रहे हैं, तो पहले मल्टीपल लिखिए। मल्टीपल का मतलब होता है गुणक, गुणज, जो जैसे आप अगर नहीं समझ में आ रहे तो 10 की टेबल पढ़ दीजिए, वो हो जाएगा 10 का मल्टीपल। 20 है तो 20 की टेबल पढ़ दीजिए, वो हो जाएगा 20 का मल्टीपल। 5 का मल्टीपल निकालना है तो 5 की टेबल पढ़ दीजिए। 10 का मल्टीपल निकालना है तो 10, किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल निकालना है तो बस उसकी टेबल पढ़ दीजिए, पहाड़ा पढ़ दीजिए, वो हो जाएगा। जैसे अगर 10 का हम मल्टीपल देखेंगे तो 10 का मल्टीपल बच्चा होगा 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, ये और आगे भी बढ़ जाएगा। अगर ऐसे ही 20 का मल्टीपल निकालेंगे बच्चा, 20 का मल्टीपल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, 40, 60, 80, डॉट डॉट डॉट, ये भी जाता जाएगा। इतने से हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हम ये भी लिखे, आगे भी हम लिख सकते हैं। अब इसके फुल फॉर्म में जाइए। देखिए लीस्ट, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कम। तो एक वर्ड का समझ में आया, लीस्ट मतलब छोटा, सबसे कम। कॉमन का मतलब होता है, कॉमन का मतलब होता है बच्चा कि जो दोनों में हो। बहुत सारी चीजें जो सामने वाले में भी हो और आप में भी हो, तो हम ये कह सकते हैं हम दोनों में ये चीजें कॉमन है। जैसे मैं बात करता हूं अपनी और आपकी, तो मेरे पास भी आंख है, आपके पास भी आंख है, तो आंख हमारी कॉमन हो गया। हमारे पास भी 2 हाथ है, आपके पास भी दो हाथ है, 2 ही हाथ है ना, देख लो ध्यान से अगल बगल। मेरे पास तो 2 हाथ है, आप देख लीजिए, कमेंट करिएगा कितने हाथ है। तो अगर 2 हाथ है तो हमारे हाथ भी आपस में कॉमन हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर ध्यान से देखिए, आपको कॉमन देखना है, मतलब छोटा कॉमन, देख रहे हैं, छोटा कॉमन देखना है। किसका कॉमन देखना है, मल्टीपल का कॉमन देखना है। छोटा कॉमन देखना है, किसका कॉमन देखना है, मल्टीपल। खुद से क्वेश्चन किया करिए, छोटा, क्या छोटा, कॉमन, किसका, मल्टीपल का। छोटा, ठीक है, किसका छोटा, कॉमन का छोटा, मल्टीपल का। देखो तो यहां पर देखो, इसका सबसे ऐसा देखना है जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो अगर देखिए 10 यहां पर है बट 10 यहां पर नहीं है, हम लोग पेन को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं। देखिए 10 यहां भी है
10 लेकिन यहां नहीं है, तो 10 कॉमन नहीं हुआ। देखिए 20 यहां भी है और 20 यहां भी है, इसका मतलब 20 कॉमन है। देखिए 20 यहां भी आ गया है, 20 यहां भी आ गया है, तो 20 कॉमन मिल गया है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो 30 यहां है लेकिन 30 यहां नहीं है, तो 30 कॉमन है नहीं है। आगे चलिए 40 यहां है, 40 यहां है, 40 कॉमन है। आप कहेंगे हाँ सर 40 कॉमन है। आगे भी देखेंगे तो देखो बच्चा 60 यहां भी है, 60 यहां भी, तो 60 भी कॉमन है। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा? तो फिर हम अपनी हेडिंग में जाएंगे। हेडिंग हमसे डिमांड कर क्या कह रही है? लीस्ट, मतलब छोटा वाला लो। कौन सा लेना है? कॉमन तो बहुत सारे मिल रहे हैं, देखो 20 भी कॉमन मिल गया, 40 भी मिल गया, 60 भी मिल गया, लेकिन हमको किसकी जरूरत है? छोटे वाले को। क्यों छोटे वाले को? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही यही है, लीस्ट कॉमन, मतलब छोटा वाला कॉमन हमको लेना है। तो छोटा वाला कौन सा कॉमन हो जाएगा भाई साहब? देखो 20 यहां भी है और यहां भी 20 है, तो सबसे छोटा यही तो कॉमन हो रहा है। इसके बाद अगर कोई जैसे 40 है तो 40 तो 20 से बड़ा हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चा? 20 आ जाएगा। 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अभी इसका और एक तरीका मैं बताऊंगा एलसीएम निकालने का, लेकिन ये जो तरीका है ये एलसीएम का मतलब मैं समझा रहा हूं। एलसीएम का कोई मतलब कुछ बताया तो यही मतलब बता दीजिएगा। अब देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि अगर जो एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा वह दोनों संख्या से विभाजित हो जाएगा। किसी भी संख्या का आप लोग एलसीएम निकालिए, 2 संख्या है, 3 संख्या है, 4 संख्या है, जो भी एलसीएम आएगा वह अगर 4 संख्या है तो चारों से कट जाएगा, 2 संख्या है तो दोनों से कट जाएगा, तभी वो एलसीएम होगा, अदरवाइज एलसीएम नहीं होगा। तो जो हमने यहां पर 20 निकाला है, क्या 10 और 20 दोनों से कटेगा? अगर कटेगा तो एलसीएम है, नहीं कटेगा तो एलसीएम नहीं है, तब हमने कुछ गलती की होगी। तो ध्यान चेक करिए, क्या 10 की टेबल में 20 आता है, मतलब 10 20 से डिवाइड हो जाता है? तो आप कहेंगे हाँ सर 10 20 से डिवाइड हो जाता है। फिर हम बात करेंगे 20 के बारे में, 20 से 20 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो देखो डिफिनेशन में भी वही लिखी है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो देखो ये 20 छोटी सी छोटी संख्या है ना। बाकी मैंने आपको डिफिनेशन आप देख लीजिएगा, मैंने आपको डिफिनेशन लिखी जरूर है लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। ये इसलिए कि आप अपने नोट्स वगैरह में स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और अपनी नोट्स बनाते चलिए। साथ में हम इसका पीडीएफ भी देंगे, लेकिन किस फॉर्म में पीडीएफ देंगे अभी 1-2 क्लास के बाद ही बताएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जब तक नहीं बता रहे हैं तब तक आप इसको नोट करते चलिएगा। और लास्ट तक अगर सारे चैप्टर आपने पढ़ लिया, इतना मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपको कहीं और से मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपना बोर्ड का पेपर देकर आएंगे तो आप मिला लीजिएगा, क्लास आपके सामने रहेगी, सारे क्वेश्चन, सारी डिफिनेशन तो वैसे आती नहीं, लेकिन डिफिनेशन आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको दिया जा रहा है, क्योंकि डिफिनेशन से ही आपका बेस मजबूत होता है। अभी मैं डायरेक्ट आपको एलसीएम निकालना सिखा दूंगा, लेकिन अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि एलसीएम का मतलब बताओ, तब नहीं बता पाओगे। लेकिन अब देखो, अगर मैं पूछता हूं एलसीएम का मतलब बताओ, तो आपको बताना क्या है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है। एलसीएम देखो, ये जो संख्या आई है वह दोनों संख्याओं से विभाजित हो गई है, यही एलसीएम का मतलब होता है, यही एलसीएम का डिफिनेशन होता है। समझ में आ गया? चलिए अब यहां पर देखिए 2 पॉइंट लिखे हैं, इनको भी आप लोग समझ लीजिए। ऐसे देखिए, एलसीएम जब भी आप निकालेंगे, तो मैंने तो तरीका बता दिया कि सही गलत कैसे, लेकिन एक और सिंपल तरीका है जिसको आप चेक कर सकते हैं। एलसीएम जब भी आपका आएगा ना बच्चा, तो वो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी, किसमें बड़ी संख्या? जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी, एलसीएम हमेशा उस संख्या से बड़ा आएगा या बराबर आएगा। क्या बोला? नहीं समझ में आया? चलो फिर समझते हैं। जिस भी संख्या का हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, मतलब यहां पे 10 और 20 का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो हमारा आंसर जो भी आएगा वह या तो बड़ा संख्या आएगा या इससे ज्यादा आएगा। हमेशा किसी भी संख्या का आप लोग एलसीएम निकालिएगा, ये स्टेटमेंट चेक करिएगा कि जो एलसीएम आया है या तो वह बड़ा संख्या आ जाएगा या उससे ज्यादा आएगा। एलसीएम कभी भी बड़े वाले संख्या से छोटा नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बच्चा कि 10 और 20 का जो एलसीएम होगा वह कभी भी 20 से कम नहीं होगा, मतलब 18 इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए यहां पर किसी ने लिख दिया 10 और 20 का एलसीएम 18, तो आप तुरंत कह दीजिए गलत है। जैसे मैं यहां देखो 15 और 30 का एलसीएम मैंने यहां 25 लिख दिया है, मैंने लिख दिया है 25। अब बताइए क्या सही है कि गलत है? तो आप तुरंत कह देंगे सर गलत है। क्यों गलत है?
आप कहेंगे सर ये जो सबसे बड़ा संख्या है या तो एलसीएम इसके बराबर आएगा या इससे ज्यादा आएगा, इससे कम नहीं हो सकता है। इसका मतलब 10, 15 और 30 का एलसीएम 25 तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा बाद में देखेंगे, लेकिन 25 तो नहीं होगा। क्यों 25 नहीं होगा? क्योंकि 25 जो है बड़ी वाली संख्या से छोटा है। इतनी बात समझ में आई? इतनी ही बात अपने दिमाग में रखिएगा। आगे देखिए ये पॉइंट लिखा है, इसको देखिए। एलसीएम दी गई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या उससे ज्यादा, या तो सबसे बड़ी संख्या 20 होगी या उससे ज्यादा होगी, उससे कम नहीं हो सकती। अगला पॉइंट क्या है? एलसीएम कभी भी बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो देखो अगर समझ में आ रही हैं चीजें तो आप कमेंट वगैरह करते रहिएगा और बताते रहिएगा कि आपके साथ मतलब और हम क्या अलग कर सकते हैं, इस तरीके से समझ में आ रहा है या कोई और तरीका है तो वो भी आप अपना एडवाइस हमको दे सकते हैं। ठीक है, मैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं जो भी है, लेकिन आप बता सकते हैं कि सर। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब एलसीएम हम पढ़ लिए हैं, तो अगला पॉइंट जो हमको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है एचसीएफ के बारे में। देखिए एचसीएफ डेफिनेशन में देखिएगा, एचसीएफ देखो, एचसीएफ का फुल फॉर्म यहां क्या लिखा है बच्चा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हमने एलसीएम के बारे में देखा था सेम वैसे एचसीएफ के बारे में देखेंगे। यहां क्या देखना है? हाईएस्ट देखना है, कॉमन और फैक्टर देखना है। पहले हम बात करेंगे कि फैक्टर क्या होता है। एलसीएम में मल्टीपल होता है और एचसीएफ में फैक्टर होता है। किसका फैक्टर? जो संख्याएं का हम एचसीएफ निकालेंगे तो वही दो संख्या ले लेते हैं, 10 और 20 ही ले लेते हैं, 10 और 20। आप ये मत करिएगा कि ये सर ये तो बड़ी छोटी छोटी संख्या है, अभी बड़ी बड़ी संख्या भी लेंगे, सारी टाइप की संख्या लेंगे। लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था कि हमारा तरीका एकदम जीरो से रहेगा। पहले हम एकदम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, फिर उससे हार्ड और फिर सबसे हार्ड क्वेश्चन देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सिर्फ आपको समझ विकसित करने के लिए हम समझा रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या है। मतलब समझ जाएंगे तो आप तो कितना भी बड़ी संख्या निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे देखो 10 और 20, इसका क्या निकालना है? तो सबसे देखिए यहाँ पर फैक्टर निकालना है, तो निकालते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चा? गुणनखंड। ठीक है, जैसे 10 का फैक्टर मुझे निकालना है तो देखो 10 का फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, वो होता है जो इसको डिवाइड कर देगा। ऐसी सभी संख्या जो 10 को डिवाइड कर देगी वह 10 का फैक्टर कहलाएंगी। 10 जिस संख्या से विभाजित हो जाएगा पूरा का पूरा वह हो जाएगा उसका फैक्टर। तो हम चेक करते हैं, 10 1 से चेक करेंगे, 0 से तो चेक नहीं करेंगे, तो 1 से चेक करेंगे। तो क्या 10 जो है 1 से विभाजित होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर 10 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा। अब 10 क्या 2 से विभाजित होगा? आप कहेंगे हाँ 2 से भी हो जाएगा। क्या 3 से होगा? 3 से नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा। 5 से हो जाएगा। 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 20 के बारे में। 20 किससे डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे सर 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। चेक करते जाने हैं। जैसे देखिए 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से देखिए 20 नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में देखो 20 नहीं आता है, तो 3 से 20 विभाजित नहीं होगा। तो 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 6 की टेबल पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा? टेबल पढ़ लो। क्या 6 की टेबल में 20 आता है? 6, 12, 18 और 24। 18 के बाद 24 आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 6 की टेबल में 20 नहीं आएगा। तो 6 के बाद 7 पे जाइए, 7 में भी नहीं होगा, 8 में भी नहीं होगा, 9 में भी नहीं होगा, 10 में, हाँ 10 के टेबल में 20 आता है। 10 का जब 2 टाइम ले जाएंगे तो 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट ये 20 से डिवाइड होगा। समझ में आ गया? फिर उसके बाद वो 20 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखना है, हमने क्या निकाला? जो हमसे बोला था फैक्टर निकालने के लिए, हमने फैक्टर निकाल लिया। अब आगे देखते हैं क्या देखना है? हाईएस्ट देखना है। अब एलसीएम में लिस्ट देख रहे थे छोटा वाला, इसमें देखना है बड़ा वाला। किसका बड़ा वाला? आप कहेंगे सर कॉमन का बड़ा वाला। किसका बड़ा वाला? कॉमन का बड़ा वाला। तो अब सबसे पहले इसमें ढूंढिए इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे सर एक यहां भी है। पेन चेंज करते हैं हम लोग, पेन चेंज करने में अच्छा लगता है, तो ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमको कॉमन देखना है। कॉमन का हिंदी उभयनिष्ठ होता है। तो देखो एक यहां भी है, एक यहां भी है, तो एक भी कॉमन है। 2 यहां है, 2 यहां है, 2 भी कॉमन है। अच्छा 5 यहां है, 5 यहां है, 5 भी कॉमन है। 10 यहां है, 10 यहां है, 10 भी कॉमन है। हमने कॉमन जितने हैं उसको देखो अंडरलाइन कर लिया है। अब इनमें में से कौन सा आंसर होगा भाई?
सर आप तो बहुत ज्यादा अंडरलाइन कर दिया, आंसर बताइए। हाँ तो देख लो ना आंसर क्या होगा, आप अपने दिमाग सोचो। हमको कौन सा नंबर चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, मतलब बड़ा वाला चाहिए। किसका बड़ा वाला चाहिए, जो कॉमन होगा। बस इतने, यही 2 लाइन में आंसर आपका मिल गया। हमको आंसर ढूंढना है वो जो सबसे बड़ा होगा और कॉमन भी होगा। बड़ा नहीं, बड़ा के साथ साथ कॉमन भी होना चाहिए। तो बताओ ये सबसे बड़ा नंबर है 10, बोलो 5 से बड़ा 10 है ना, सबसे बड़ा 10 है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 10 है। समझ में आ रहा है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही संख्या ना हो जाएगी डेफिनेशन के हिसाब से, कि हाईएस्ट कॉमन जो होगा वही, किसका कॉमन, फैक्टर का। हाईएस्ट कॉमन जो होगा वही हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो 10 और 20 का बच्चा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 10 और 20 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 10 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एचसीएफ 10 और 20 का एचसीएफ 10 होगा। तो देखो इसमें क्या रहेगा, ये जो एचसीएफ आएगा, यहां पे देखो जो एचसीएफ है ये किसका है, 10 और 20 का। तो यहां भी वही पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। क्या पॉइंट दिमाग में रखना है बच्चा, कि एचसीएफ हमेशा याद रखिएगा, एचसीएफ जो हमेशा है वह या तो छोटी संख्या आएगी या छोटी संख्या से कम होगी, कभी छोटी संख्या से ज्यादा नहीं हो सकती है। एचसीएफ जब भी होगा या तो या छोटी वाली संख्या रहेगी या इससे भी छोटी रहेगी, लेकिन इससे बड़ी नहीं हो सकती है। मतलब अगर मैं 10 और 20 का, जैसे मैं 10 और 30 लेता हूं, इसका एचसीएफ क्या आएगा, आप दिमाग से बताइएगा। इसका एचसीएफ या तो 10 आएगा या तो इससे कम आएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एलसीएम में बड़े वाले से ज्यादा, बड़े वाले से कम नहीं हो सकता, और एचसीएफ में छोटे वाले से ज्यादा नहीं हो सकता। दोनों पॉइंट दिमाग में रखिएगा आपको। तो एचसीएफ का जो आंसर होगा या तो छोटे वाली संख्या होगी या छोटी वाली संख्या से भी कम होगी, कभी भी छोटी वाली संख्या से ज्यादा नहीं हो सकती। तो देख लीजिए यहां पर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। मतलब यहां पे जो 10 आया है, ठीक है, ये दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो 4 और 6 का एचसीएफ 2 होगा। जैसे 4 का एचसीएफ निकालेंगे, 4 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। 6 का भी अच्छा ऐसे निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। अब इनमें सबसे कॉमन देखिए, कॉमन कहेंगे सर 1 2 भी कॉमन है, 1 2 यहां भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, और 4 लेकिन यहां नहीं है। तो अब यहां पे देखिए, ये सॉरी ये 4 तो कॉमन इसमें नहीं है, 1 2 ही, यही दोनों कॉमन है। अब इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या सर 2 होगी, इसलिए 4 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास 10th के नजरिए से देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, एलसीएम और एचसीएफ में संबंध, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ये याद रखना है आपको हमेशा का हमेशा। देखिए एचसीएफ, इनका रिलेशन क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मतलब जैसे ये 2 संख्याओं का हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, जैसे 4 और 6, इसको हम एक स्लाइड में लेते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, देखिए इसका फॉर्मूला है, एक ढंग से इसको कह सकते हैं फॉर्मूला है, कि फॉर्मूला ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली चीज कुछ बिना सोचे इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, याद कर लो बच्चा, तुम्हारे लिए कितना यूजफुल है आप नहीं समझोगे, जब एग्जाम देकर आओगे तब याद आएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। मतलब ये इसलिए आया है कि जो आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो क्या वह सही निकला है कि गलत निकला है, यही चीज आपको चेक करने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहां पे 2 संख्याएं ले लेते हैं, उनसे चेक करते हैं। जैसे बच्चा अभी हम लोगों ने देखा था 10 और 20, यही 2 संख्याएं देखा था 10 और 20। इसका अगर हम लोग एलसीएम की बात करते हैं
तो इसका एलसीएम बच्चा 20 आया था, और अगर इसकी एचसीएफ की बात करते हैं तो इसका एचसीएफ आया था 10। आई थिंक आपको याद होगा, तो ये देखा अभी अभी हम लोगों ने किया है, 10 और 20 का एलसीएम निकाले थे 20 आया था, और 10 और 20 का एचसीएफ निकाले थे तो 10 आया था। अगर ये आंसर सही है तो यह इसका जो दाया पक्ष है और जो बाया पक्ष है दोनों आपस में बराबर होगा। वैल्यू रखकर चेक करिए, आपको बराबर आ जाएगा। देखो दो संख्याओं का गुणनफल, तो इसको एक तरीका और है इस फॉर्मूले को लिखने का, मैं वो भी लिख दे रहा हूं। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब यही दोनों संख्या 10 और 20, तो हम ये भी तो कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, रखिए पहली संख्या क्या है, ध्यान से देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 10 है तो यहां पे 10 रखिए। दूसरी संख्या क्या है, 20 है, यहां पर 20 रखिए, इक्वल का साइन लगाइए। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 10 आया है, 10 करिए इनटू एलसीएम कितना आया है, 20 आया है, 20 कर दीजिए। अब इनका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 10 का गुणा 20 में अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, और 10 का गुणा इधर भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो यहां पे ध्यान से बच्चा देखो, दाया पक्ष और बाया पक्ष एलसीएम और एचसीएफ बराबर आ गए कि नहीं आ गए हम, इसका मतलब ये जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था दोनों सही हैं। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, या इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ध्यान से एक चीज और समझिएगा, इस फॉर्मूले से ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो इसमें जब ये फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा तो इसमें आपको तीन चीज कोई दे देगी। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें चार ऐसी चीजें हैं जिनका मान आपको नहीं पता है, मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ। तो ये चार में से मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या, दो ये हो गया, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, तो टोटल चार हुई, 1 2 3 4। इन चार में से बच्चा तीन की वैल्यू आपको दे देगा। इन चारों में से तीन, किसी भी तीन की वैल्यू देकर जब चौथे की वैल्यू पूछेगा तो आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तीन की वैल्यू देकर जब चौथे की वैल्यू पूछे जाएगा तब जाकर आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया? तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, अच्छा इसमें क्वेश्चन नहीं है, अगली स्लाइड में है, तो चलिए इसको हम करा देंगे, तो आप अभी इसको देख लो। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ मतलब समझ में आ गया आपको, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दो संख्या रहेगी उसका आपको एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, तो आपको उसका जो भी पूछा जाएगा वो निकालना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे, ये पॉइंट हमको समझ में आ गया है। अब ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो क्या दिया है, पहला क्वेश्चन 20 और 30 का एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए हम लोग 20 और 30 का एलसीएम निकालते हैं, यहीं पे निकालेंगे आपके सामने। देखिए हमको निकालना क्या है, एलसीएम। हम दोनों मानते हैं एलसीएम भी निकालना है और हमको एचसीएफ भी निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो जब पहले एक की बात करेंगे, हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं 20 और 30 का। तो एलसीएम में होता है, एलसीएम में क्या होता है, फुल फॉर्म देखेंगे तो एलसीएम, एम में क्या फॉर मल्टीपल होता है। तो हम किसका किसका मल्टीपल लिखेंगे, 20 का भी मल्टीपल लिख देंगे और 30 का भी मल्टीपल लिख देंगे। तो देखिए 20 का मल्टीपल जब आप लिखेंगे तो ये आएगा 20 आएगा, 40 आएगा, 60 आएगा, 80 आएगा, 100 आएगा, ऐसे ये जाता जाएगा। 30 का भी लिख दीजिए, 30 का जब मल्टीपल आप लिखेंगे 30 आएगा, 60 आएगा, 90, 120, 150, ऐसे पूरा जाएगा। अब 20 और 30 का एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम हमने बताया है, एलसीएम में क्या होता है कि छोटा वाला कॉमन देखेंगे, लीस्ट कॉमन देखेंगे, छोटा वाला कॉमन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है। देखिए 20 यहां है, 20 यहां नहीं है, 40 यहां है, 40 यहां नहीं है, 60 यहां है, 60 यहां है। पेन चेंज करो, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, देखो 60 बच्चा यहां भी है, 60 यहां भी है। यही वो संख्या है जो दोनों में कॉमन है और सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। देखो
कॉमन तो इसके बाद आपको और भी संख्याएं मिल जाएंगी। 100 के बाद जब यहां पर 120 आप आएंगे तो 120 यहां भी मिलेगा, 120 यहां भी मिलेगा, लेकिन 120 बड़ा कॉमन होगा, लेकिन एलसीएम में छोटा वाला कॉमन लेते हैं। इसका मतलब 20 और 30 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चा, वो आ जाएगा 60। समझ में आया? एक और तरीके से करते हैं इसको, एक और तरीके से करते हैं। देखो ये तरीका ही आपको इस्तेमाल करना है एग्जाम में, आपको ऐसे नहीं जाना है, ये काफी लेंथी पड़ जाएगा। आपको जो अब तरीका बताने जा रहा हूं वैसे करना है, गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे? जैसे 20 दिया है, 20 और 30 का निकालना है ना आपको, 20 और 30 का निकालना है, तो इनका आप गुणनखंड कर दो। क्या कर दो? गुणनखंड कर दो। तो जब 20 का गुणनखंड करेंगे, 20 का जब गुणनखंड करेंगे, इसको नए पेज से करते हैं, ये गुणनखंड विधि से, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता देंगे, तो हम लोग नए पेज पे चलते हैं। देखो 20 और 30 इसका निकालना है बच्चा हमको, एचसीएफ और एलसीएम सीखते हैं। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करने जा रहे हैं, गुणनखंड विधि से करने जा रहे हैं। अब जो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे वो किस विधि से निकालेंगे बच्चा, वो निकालेंगे हम लोग गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। किसका गुणनखंड? जो संख्या दी रहती है। तो यहां 20 है तो 20 का गुणनखंड कर दीजिए। देखिए ऐसे करेंगे, 20 किस संख्या से कटेगी, आप कहेंगे 2 से कट जाएगी, कितनी बार में, 10 बार में। फिर ये 10 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, कितनी बार में, 5 बार में। अब ये 5 कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 1 से। इसका मतलब 20 का जो अभाज्य गुणन, एग्जाम में देखो आपको ऐसे ही लिखना है, 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा वो क्या आएगा, देखो 2 गुणे 2 गुणे 5, इसी को लिखिए आप 2 इंटू 2 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक और देखिए तरीका जरा, 2 इंटू 2, देखो इसको अगर घात के रूप में लिखें, इन्हीं संख्याओं को हम अगर घात के रूप में लिखते हैं तब कैसे लिखा जाएगा, देखो 2 कितनी बार है, 2 यहां पर है, लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है, आप कहेंगे 2 बार है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 5 भी है, 5 भी लिख दिया। 5 कितनी बार है, आप कहेंगे सर 1 बार है, तो 1 लिख देते हैं। तो जो 20 का अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा 2 के गुणे 2 गुणे 5 के गुणे 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। ऐसे ही आप किसका निकालेंगे, आप निकालेंगे बच्चा 30 का, 30 का निकालेंगे तो 2 से कटेगा 15 बार में, फिर ये 3 से कट जाएगा बच्चा कितने बार में, 5 बार में, और ये 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 1 बार में। इसका मतलब 30 का अभाज्य गुणन, एक सेकंड इसको हटाओ, तीस का अभाज्य गुणनखंड, 30 का अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या आया है, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यहां पर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको भी घात के रूप में आप लिखिए, तो घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात कितनी है, 2 एक ही बार है, तो 2 की घात 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। देखिए यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे, 3 कितनी बार है, आप कहेंगे 1 बार है, तो इसकी भी घात 1 हो जाएगी। फिर आप 5 लिखिए, 5 कितनी बार है, आप कहेंगे 1 बार है, तो इसकी भी घात कितनी लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए। अब इन दोनों का देखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि 20 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो आपको ऐसे ही करना है। 20 का अभाज्य गुणनखंड आपने निकाल दिया। ये बच्चा जो हम कर रहे हैं ये रफ वर्क है, ये आपका जो हम कर रहे हैं ये रफ वर्क है, इसको फेयर में करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। तो आप निकाल देंगे 20 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे आ जाएगा, 30 का अभाज्य गुणनखंड ये आ गया। अब हम निकालते हैं 20 और 30 का HCF। अब जो समझा रहे हैं इस चीज को बड़े ध्यान समझिएगा आप लोग। एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए 20 और 30 का HCF निकालना। अब चीजें ध्यान समझो, सॉल्व कैसे करना। HCF में बच्चा आपको कॉमन देखना है। HCF में क्या देखना है, कॉमन। तो पहले कॉमन ढूंढो इसमें। देखो HCF में कॉमन देखना है, तो 2 यहां है, 2 यहां भी है, इसका मतलब 2 कॉमन है।
ठीक है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, इसका मतलब 5 भी कॉमन है। ये तरीका याद रखना, एग्जाम में ऐसी तरीके से सॉल्व करना है। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में सबसे पहले आप लोग दोनों में देखो कि कॉमन क्या है, उसको लिख दिया। 2 भी कॉमन था, 2 भी हमने लिख दिया। 5 भी कॉमन था, 5 भी हमने लिख दिया। हमने 3 को छोड़ दिया। आप सोच रहे हो कि 3 को क्यों छोड़ दिया, दुश्मनी है क्या भाई? नहीं, 3 से हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन 3 की जरूरत हमको नहीं है, हमको सिर्फ कॉमन देखना था, कॉमन हमने लिख दिया है। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी, सर यहां तो 2 की पावर 2 है, 2 बार है, आप तो सिर्फ इतना ही लिखे हैं। तो देखिए, अब इसको लिखने के बाद आपको घात के बारे में डिसाइड करना है कि कौन सी घात लेना है, क्योंकि 2 की घात यहां 2 है और 2 की घात यहां 1 है, तो कौन सी घात लेना है। तो याद रखना, अगर आप लोग एचसीएफ निकाल ले हो, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, तो इसमें उल्टा करना है, आपको छोटी वाली घात लेना है, छोटी वाली डिग्री लेना है। एचसीएफ में क्या करना है, छोटी वाली डिग्री लेना है, बड़ी वाली डिग्री नहीं लेना है। कौन सी डिग्री लेना है, छोटी वाली। तो बताइए आप 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो आप कहेंगे 1 बड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। सेम यही कहानी 5 के साथ भी करेंगे। तो देखो 5 को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, 5 की घात दोनों में बराबर है, तो 5 की घात कितनी लेंगे, 1 ही लेंगे, तो ये हो गया 5 की घात 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 घात का मतलब तो वही होता है, तो 5 को गुणा 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा 20 और 30 का एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम। एलसीएम में जानते हो क्या किया करो, जितनी भी नई संख्याएं दिख रही सबको उतार दो। एचसीएम में तो कॉमन देखेंगे, एलसीएम में ऐसा नहीं देखेंगे, एलसीएम में कॉमन नहीं देखेंगे। एलसीएम में जितनी संख्या है सबको लिख दो। मतलब आपको 2 दिख रहा है, 2 भी लिख दो। आपको 3 देखो 3 दिख रहा है, 3 भी लिख दो। आपको 5 दिख रहा है, 5 भी लिख दो। ऊपर और नीचे 2 संख्याओं में जितनी नई संख्या है, मतलब अगर एक बार 2 को लिख दियो तो दोबारा नहीं लिखना है कि सर यहां 2 है, यहां 2 है तो इसको 2 बार लिखो ना, एक बार लिखना है। यहां से लिख दिया, 5 यहां है, यहां भी लिख दिया, 3 यहां भी लिख दिया। अब इसके बाद आगे की कहानी सुनो। एचसीएफ में हम घात कौन सी लेते थे, फुल फॉर्म था हाईएस्ट, तो घात लिए थे छोटी वाली, डिग्री लिए थे छोटी वाली। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट, तो इसमें जो डिग्री लेंगे वो बड़ी वाली लेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। हाईएस्ट है तो डिग्री छोटी और लीस्ट है तो डिग्री बड़ी। किसकी डिग्री बड़ी, यहां पे जो आपने संख्याएं लिखी, जो नंबर से लिखे हैं, तो देखो 2 यहां है, देखो 2 की डिग्री बड़ी कौन सी है, 1 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। चलो 2 की पावर हम लोग 2 लिख लेते हैं क्योंकि 2 बड़ा है। फिर 3 की डिग्री कौन होगी, 3 तो एक ही बार है और इसकी डिग्री 1 है तो 1 ही लिख देंगे। 5 एक बार, इसकी डिग्री मैक्सिमम 1 है, 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, तो 5 को गुणा 3 में करेंगे तो 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, आपका आंसर आ जाएगा ये 60। इसका मतलब 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा और जो एचसीएफ आएगा वो 10 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए नई स्लाइड में चलते हैं। कोई भी मान लेते हैं कोई संख्या है, हम संख्या नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे हम उसको गुणनखंड लिख देते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लेगा 2 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5, मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, ये पहली संख्या होगी। अब इसका मल्टीप्लाई करके यहां पे देख लेना कोई संख्या दे, मैं समझाने के लिए सिर्फ एक संख्या लिख दिया हूं। दूसरा देखो 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1 × 7 की पावर 2। ये मैंने 2 संख्या लिख दी है। मान लीजिए कोई 2 संख्याएं हैं, उनका गुणनखंड इतना आ रहा है। तो अब इसकी हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। इन 2 संख्याओं की एचसीएफ की बात करेंगे और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम निकालेंगे पहले एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन। एचसीएफ में कॉमन देखोगे, अब यहां फुल फॉर्म में मत देना कि सर यहां भी सी है तो सी, इसमें भी कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन नहीं। निकालने का तरीका बताया हूं, यहां पे समझो एग्जाम में कैसे करना है। एचसीएफ में कॉमन देखेंगे, सबसे पहले कॉमन ढूंढ लो। आप दोनों संख्याओं में कॉमन ढूंढ के उसको लिख दो। डिग्री का ध्यान बाद में देंगे, पहले नंबर लिख लो। देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 को लिख लिया हमने। आगे बढ़ते, 4 यहां है, 4 यहां नहीं है, तो 4 को छोड़ देते हैं। ठीक है,
रैंडम मैंने लिख लिया, 4 वैसे होगा नहीं, अब 2 का गुणनखंड हो गया तो 4 का कैसे होगा, तो इसको 4 को हटा देते हैं, 4 की जगह कोई नया संख्या लिख देते हैं। इसके जगह पे हम लिख देते हैं 11 के पावर 2, ये कर देते हैं। ठीक, अब देखो 2 यहां भी है, 2 हमने लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए 3 ऊपर भी आपको दिख रहा है, 3 नीचे भी दिख रहा है, तो इसको 3 भी लिख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 5 यहां है बट 5 यहां नहीं है, तो ऊपर और नीचे सिर्फ 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो ऊपर वाली संख्या में भी है, नीचे वाली में है। वो कौन सी संख्या है? 2 और 3 है। देखो 2 यहां है, 3 यहां है, यहां है। इसके अलावा देखो 11 यहां पे तो है लेकिन 11 यहां नहीं है, 5 यहां तो है लेकिन 5 यहां नहीं है, 7 यहां है लेकिन यहां नहीं है। मतलब ये तीनों संख्याएं एक ही में है, दोनों में नहीं है। एचसीएफ में दोनों में जो रहेगी वही लेते हैं। इतना बात अब समझ में है। अब इसको देखो, इसी का अब इसमें घात लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे? घात लगाएंगे। और घात जो एचसीएफ में होता है, एचसीएफ को फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, तो घात लेंगे छोटी वाली। बात समझ पा रहे हो? घात लेंगे छोटी वाली, तो छोटी घात कौन सी आएगी? देखो 2 की घात यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है कि 3 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखो 3 की घात यहाँ पे 2 है और 3 की घात यहाँ पर 1 है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बात समझ में आ गया? अब इसको बस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, तो ये 3 बार करेंगे 2 इंटू, तो ये हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करेंगे जब इसका, तो इसको हटाते हैं, ठीक है, ये आपका फाइनल बनेगा। देखो गुणा करते हैं, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24। इसका मतलब ये दोनों संख्या जो दी गई है, इसका जो आपका एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 24 आएगा। अब इसके एलसीएम के बारे में बात करेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं? जितनी संख्याएं हैं सबको लिख दो, जितनी संख्याएं दिख रहे हैं सभी को लिख दो। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 भी लिख देते हैं मल्टीप्लाई लगा के। 3 दिख रहा है, 3 भी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई लगा देंगे। फिर क्या दिख रहा है? 11 दिख रहा है, 11 को भी लिख दिया। 5 दिख रहा है, 5 को भी लिख दिया। 7 दिख रहा है, 7 को भी लिख दिया। अब ये मत करना कि सर आप 5 को पहले लिखिए, 7 को बाद में लिखिए, 11 को बाद में लिखिए। अरे अंक गणित का जो प्रमेय अभी हम लोग पढ़े हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसमें यही तो बोला गया है कि इन संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, इनका क्रम मैटर नहीं करता है। बट आप क्रम से भी लगा सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। चलो अब एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में घात देखो, एल फॉर होता है लीस्ट, लीस्ट मतलब होता है छोटा, तो घात इसमें लगेगी बड़ी। बस यही चीज आपको याद रखना है कि एचसीएफ में घात छोटी वाली लगती है और एलसीएम में घात बड़ी वाली लगती है। तो यहां पर बड़ी वाली घात देखिए, एलसीएम में बड़ी वाली घात देखना है, तो देखो यहाँ 2 है, तो 2 की घात यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो घात कौन सी आएगी? 4। सारी बड़ी वाली घात लगाओ। 3 की घात देखो यहाँ 1 है और यहाँ 3 की घात 2 है, तो 3 की घात हो जाएगी 2। 11 की घात यहाँ 2 है, 11 तो यहाँ है ही नहीं, तो 11 की घात हो जाएगी 2। 5 यहाँ है, देखो 5 एक ही बार है ना, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? 1। 7 देखो, 7 की घात 2 है, तो इसको लिख देंगे 2। ठीक है, अब मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, तो इसका आप लोग मल्टीप्लाई करके इसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप लोग करिएगा। इसका जो भी आंसर आएगा आप लोग इसका मल्टीप्लाई करिएगा और इसका आप लोग आंसर बताइएगा। देखूंगा सबका आंसर, कितने लोगों ने इसका आंसर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ संबंधित जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि कैसे निकालना है। अभी क्वेश्चन आपके सामने बहुत आने वाले हैं, ये अभी मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं। तो एलसीएम और एचसीएफ का तरीका मैंने आपको बता दिया है, कैसे कैसे निकालना है। कुछ क्वेश्चन और हैं, देखिए उनको भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया भाई, 20 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिए हैं। अब यहां पे देखो एक संख्या और दिया है 96 और 404, इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इसका भी दोनों हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। क्या है? 96 और 404 है, तो चलिए 96 और 404 का हम लोग निकालते हैं। अगले पेज में चले होंगे। 96 और 404, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, तो दोनों संख्याओं को हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। तो 96 किससे कटेगा भाई? तो ये 4 बार में 2 चौक 8, 2 8 16,
फिर ये 2 से कटेगा, ये 2 बार में और ये 4 बार में, फिर इसको 2 से काट देंगे 12 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर ये 2 से काटेंगे 3 बार में, और लास्ट में कितना आ जाएगा बच्चा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसको लिखेंगे कैसे, 96 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो 96 का जब अभाज्य गुणनखंड किया तो देखो यहाँ आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये देखो ध्यान से ऐसे ही देख लो, 2 है और 3 है, 2 और 3 ही तो आया है। 2 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया है, 5 बार, और 3 कितनी बार आया है, 1 बार। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब दूसरी संख्या 404 दिया गया है, इसका भी गुणनखंड कर लीजिए। ये 2 से कटेगा तो 2 बार में 202 आ जाएगा, फिर 202 ये किससे कटेगा, किससे, 101 बार में, और फिर देखो बच्चा ये 101 जो है 101 से ही कटेगा। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से 202 बार में 2 से कटेगा 101, ये हो जाएगा। इसका मतलब फिर इसको भी लिख लेंगे, 404 का अभाज्य गुणनखंड। 404 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, तो यहां पे 2 है और 101 है, 2 ही संख्या है, तो यहां पे लिख लेंगे 2 इंटू 101। अब इनके घात के बारे में बात करेंगे तो 2 कितनी बार है, 2 आपको 2 बार दिख रहा है, 101 कितनी बार है, 1 बार है, हमने ऐसे लिख लिया। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले बात करेंगे एचसीएफ के बारे में, इसका एचसीएफ कितना आएगा। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। तो एचसीएफ में देखो 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो 2 को लिख दिया हमने। एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं, तो 2 यहां भी है 2 यहां भी है, ये भी लिख दिया। अब इसमें अब देखो 3 यहां पर है लेकिन 3 यहां नहीं है, 101 यहां है 101 यहां नहीं है, तो सिर्फ 2 की पावर 2 ही रखेंगे, और 2 की घात कौन सी रखेंगे, बड़ी वाली की छोटी वाली। तो एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, तो घात रखेंगे छोटी वाली, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 5 तो होगी नहीं। तो इसका मतलब इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ गया। एक सेकंड पानी पी ले थोड़ा। ये हो गया 4। अब इसके एलसीएम के बारे में बात करेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, जितनी संख्या है सबको लिख देते हैं। एलसीएम में जितनी संख्या है सबको लिखते हैं। तो 2 दिख रहा है 2 भी लिख देंगे, 3 दिख रहा है 3 भी लिख लेंगे, 101 दिख रहा है 101 भी लिख लेंगे। ठीक है, घात कौन से लगाते हैं, घात हम लोग एलसीएम में बड़ी वाली लगाते हैं। तो 2 की घात कौन सी आएगी, 5 आ जाएगी। 3 की घात कौन सी आएगी, 3 की घात तो 1 है, और 101 की घात यही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 2 की घात 5, 3 की घात 1 और 101 की घात 1। बस इसी को बच्चे आपको सॉल्व करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, इसका मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर करिएगा। जो आंसर दिया रहेगा मैं अगली क्लास में उसका नाम जरूर लूंगा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से 96 और 404 का एलसीएम भी आप लोग निकाल लियो। तो उम्मीद है कि एलसीएम का जो स्टेप है आपको समझ में आ रहा है, समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे अपने। ये देखो, ये 2 क्वेश्चन हमने करा दिया अभी आपको, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया है। अब यहां पे देखो थर्ड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको यहीं पे कर लेते हैं, जगह हमारे पास है। देखो यदि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है, देखने में बस टफ है, आप लोग डर जाते हो। करने का तरीका आपको जैसा है, जैसा तरीका हम लोगों ने नंबर के बारे में किया है वैसा ये अल्फाबेट दिख गया है, तो इसके बारे में भी करना है। जैसे आप चर देखते हो ना, ये एक्स वाई जेड हमारे चर होते हैं, जैसे चर देखते हो वैसे आपकी हालत खराब हो जाती है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, पूरा का पूरा वही रूल आप लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया गया है, यदि a मतलब ये एक कोई संख्या है, a का मान दिया, जैसे बच्चा जैसे आपको 100 अभी देखिए 96 आया था, तो 96 का आपने गुणनखंड किया था, 2 की पावर 5 आया था, कुछ ऐसे करके आया था कि नहीं आया था। तो ये वही दिया है, a मतलब 96 है और ये इसका गुणनखंड है। जैसे दूसरी संख्या 404 थी, तो समझिए ये 404 b जो है 404 है और ये उसका गुणनखंड है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन है तो यही समझा करो।
तो यहां पे देखो यदि a बराबर इतना है तथा b ये दिए हो तो a और b का क्या निकालना है, एलसीएम। a का मतलब मैंने बताया था, जैसे a का मतलब 96 है और b का मतलब 404 है, इसका आप लोगों को एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। चलिए निकालते हैं दोनों का एलसीएम और एचसीएफ। देखो a का मान कितना दिया है भाई साहब, a का मान आप कहेंगे सर x पावर 3 दिया है गुणे y की पावर 4 दिया है मल्टीप्लाई z दिया है, ये हो गया a का मान। b की वैल्यू देखिए क्या दिया है भाई साहब, b की वैल्यू आप कहेंगे सर x दिया है इंटू y दिया है इंटू p दिया गया है, ठीक है। और अब आपको दो चीज निकालना है, एलसीएम a कॉमा b और एचसीएफ a कॉमा b, ये दोनों चीज आपको निकालना है। तो पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ के बारे में ही पहले बात करेंगे। ये देखो नॉर्मल ये गुणनखंड दिए गए हैं, ये नंबर है, ए का गुणनखंड ये है, बी का गुणनखंड ये है, तो ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। एचसीएफ जब निकालते हैं तो क्या ध्यान देते हैं, दोनों में कॉमन क्या है। एचसीएफ में क्या ध्यान देते हैं, दोनों में कॉमन क्या है। देखो एक्स यहां है, एक्स यहां है, इसका मतलब एक्स तो कॉमन है हमारा, मल्टीप्लाई लगाओ। आगे देखो y यहां है, y यहां है, इसका मतलब y भी कॉमन है, y लिख दो। z यहां है बट z यहां नहीं है, इसका मतलब z नहीं लिखा जाएगा। p यहां है लेकिन p यहां नहीं है, तो इसका मतलब p भी नहीं लिखा जाएगा। तो इन दोनों में जो कॉमन है उसको हमने लिख दिया है, क्या आया, x इंटू वाई आया है। अब बात आती है इनकी घात क्या लगेगी। तो एचसीएफ में घात छोटी वाली लगती है। अब तो इतना आप समझ गए होंगे एचसीएफ में घात कौन सी लगती है, छोटी वाली। तो देखो इसकी घात 3 है, इसकी घात कुछ नहीं है बच्चा, तो जिस नंबर की घात कुछ नहीं रहती उसकी घात 1 हम मानते हैं, तो इसकी जो घात आ जाएगी वो आ जाएगी 1, ठीक है। y यहां भी है यहां भी है, तो y की घात यहां पे 4 है यहां पे 1 है, तो y की घात भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, छोटी वाली ले लेंगे। अब x इंटू वाई का मल्टीप्लाई, देखो अगर घात से हटाएंगे तो यह आएगा x मल्टीप्लाई वाई, और आपको पता है x और y का जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, x इंटू वाई आता है। समझ में आ गया कि नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लाई में भी दिक्कत रहती है, तो ऐसा देख लीजिए, जैसे x गुणे 3 गुणे y की पावर 4 है। देखो ये दोनों अलग अलग परिवार से के हैं, तो इनका आपस में गुणा नहीं होगा, इनको बस ऐसे ही आपको लिख देना है, बस 20 से गुणा हटा देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा x गुणे 3 और y की गुणे 4। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने इसका एचसीएफ निकाल दिया है, ये जो a और b संख्या दी गई इसका एचसीएफ निकल गया है। अब इसके एलसीएम के बारे में बात करेंगे। अब एलसीएम में क्या होता है, ध्यान से देखिए, एलसीएम में क्या रहता है, जितने भी संख्या है सबको लिख देंगे, गुणनखंड में जो संख्या है सबको लिख दो। x यहां है, x यहां है, x भी लिख दो, y आपको दिख गया y को भी लिख दो, z आपको दिख गया है z भी लिख दो, p आपको दिख गया है p भी लिख दो। एलसीएम में यही तो करते हैं ना, जो संख्या दिख जाती है सब लिख देते हैं। अब इसके घात के बारे में बात करेंगे। तो एलसीएम में घात बड़ी वाली की छोटी वाली, तो एलसीएम में जब भी घात लगेगी वो बड़ी वाली लगेगी, तो बड़ी वाली घात लगाइए। तो x की घात यहां कितनी है, x घात बड़ी वाली कितनी है, 3 है। y की घात बड़ी वाली कितनी है, 4 है। z की घात कितनी है, z तो एक ही बार है तो इसकी घात 1 ही रहेगी, p की घात 1 रहेगी, बस इसी का आपस में गुणा करके लिख दो। अब देखो कोई भी बिरादरी सेम नहीं है, जैसे मैंने यहां बताया था ना कि कोई भी बिरादरी सेम नहीं है। बिरादरी सेम का मतलब ये होता है बच्चा कि जैसे x पावर 3 है तो इसकी जो बिरादरी होगी वो x पावर 3 ही रहेगी, यही इसकी बिरादरी होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहाँ देखो x है, यहाँ y है, z है, p है, तो ये सब अलग अलग बिरादरी है। तो जब अलग अलग रहता है ना 20 से बस गुणा हटा के लिख दिया जाता है, तो 20 से मल्टीप्लाई आप हटा दीजिए तो ये हो जाएगा x पावर 3 y की पावर 4 z और p, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये जो संख्या दिया गया था, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसका आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए हो। तो मैं साइड हो जाता हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है जो हमने बात किया था आपसे, उसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कशन कर लिया है। हम लोगों ने इस चैप्टर में सबसे छोटा स्टार्ट किए थे, परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े, पूर्णांक पढ़े, परिमेय संख्याओं के बारे में बात किया, अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात किया, वास्तविक संख्याओं के बारे में बात किया, भाज्य संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में, एलसीएम के बारे में, एचसीएफ के बारे में,
इन एलसीएम और एचसीएफ का संबंध क्या होता है उसके बारे में, और एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग बात कर लिए। इस प्रकार से जो पहला चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। और हर चैप्टर का हम लोग ऐसे ही इंट्रोडक्शन करेंगे, पहले एक या दो क्लास में इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चाहता तो मैं सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ की बात करके आगे बढ़ सकता था, लेकिन वहां से आपका बेस कमजोर रहता जाता। तो हम कहीं से भी 1% के भी अपनी तरफ से एक भी कमी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जितना ज्यादा आपको बेहतर दे सकते उतना बेहतर देने की कोशिश करेंगे। बट थोड़ी सी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्किल में जितने लोग होंगे वहां तक वीडियो को भेजने की कोशिश करिएगा, और जहां तक आप लोग कोशिश कर सकते हैं बस यही कि आप लोग वीडियो को देखिए और उससे जितना ज्यादा नॉलेज ले सकिए वो करिए। जो आपको समझ में आता है कमेंट करने के लिए बोला जाता है, उसमें कमेंट जरूर करिए। उससे से हमको पता चलेगा कि आपको कितना चीजें समझ में आ रही हैं और कितना चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है वो भी आप बता दीजिए कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, इसको आप फिर से बता दीजिएगा, ठीक है। अगली क्लास में जो बच्चा हम लोग बात करेंगे वो अब ये बेसिक क्वेश्चन के बाद हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद, मैंने आपको बताया था पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आरडी और आरएस और जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं उनकी एक सीरीज लेकर आएंगे। इस प्रकार से हम सारे चैप्टर को ऐसे ही पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, फिर उससे हाई लेवल के क्वेश्चन आरडी और आरएस और जो भी बुक्स हैं मार्केट में, और जो एमसीक्यू वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह जो आपके आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इतना आप लोग श्योर हो जाओ कि मैथ में कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है, कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। या आप कहीं जा भी रहे हो तो देख लीजिएगा जितना कंटेंट हम दे रहे हैं क्या वहां पे उतना चीजें आपको मिल रही हैं। किसी भी अब स्टार्ट कर दिया, पहला चैप्टर हो गया, दूसरा तीसरा, किसी भी चैप्टर में आप देखिएगा एक भी चीज आपको ऐसा नहीं रहेगी कि यहाँ पे तो ये पढ़ाया गया लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ाया गया, कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। मैं 10th लेवल की बात कर रहा हूं, यहां से आगे जैसे अब ये जो रियल नंबर है इससे रिलेटेड आप 11th 12th में भी पढ़ेंगे ना, तो इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, और बस आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। आप लोग सपोर्ट करिएगा, बाकी जो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।